स्थिरता के पीछे पाकिस्तानी सेना और खुफिया एजेंसी आईएसआई के ढाका में बढ़ते प्रभाव को माना जा रहा है। एक साल में कि बांग्लादेश के अंदर आईएसआई का हस्तक्षेप हर बीतती रात जो है हर उसका हस्तक्षेप जो है वो बढ़ता चला जा रहा है और इतना बढ़ता चला जा रहा है कि आप ये समझिए कि उनकी आर्मी में उनकी दखल है। ये एक बहुत डिलिबरेटली प्लान्ड रिजीम चेंज ऑपरेशन था जिसके पीछे पाकिस्तान का जो बढ़ता हुआ इंपैक्ट है इस समय शेख हसीना के जाने के बाद, वो अचानक से कभी कभी ऐसा लगता है कि जैसे बांग्लादेश दोबारा से एक ईस्ट पाकिस्तान के रूप में निकल के आ रहा है। एक साल में मैं लगातार ट्विटर पे ये लिखता रहा हूँ, लगातार ये बोलता भी रहा हूँ और ये लोगों को समझाने की कोशिश करता रहा पिछले एक साल में कि बांग्लादेश के अंदर आईएसआई का हस्तक्षेप हर बीतती रात जो है हर जैसे ही सूरज उगता है उसका हस्तक्षेप जो है वो बढ़ता चला जा रहा है और इतना बढ़ता चला जा रहा है कि आप ये समझिए कि उनकी आर्मी में उनकी दखल है और उनकी दखल जो है मतलब कि इन पॉलिटिकल पार्टीज में है। जमात एक तरीके से उसके प्रॉक्सी नेटवर्क की तरह ही काम करी, जो जमात इस्लामी वहाँ का एक पॉलिटिकल पार्टी है वो, और बहुत सिलसिलेवार तरीके से आईएसआई ने जो है बांग्लादेश में अपनी जड़ें मजबूत की हैं। तो दरअसल बांग्लादेश को जब हम समझते हैं तो बांग्लादेश में क्या है कि एक दो मुख्य फोर्सेस पहले हुआ करती थी। अब क्या है कि वहां पे बहुत सारे ग्रुप जो हैं इसके बरबक्स जो है जमात इस्लामी के साथ साथ बन गए। उसमें पहला ग्रुप जो है वो जमातुल अंसार फिल हिंदल सरकिया, जिसको सरकिया ग्रुप कहा जाता है। ये बांग्लादेश का सबसे कट्टरपंथी और सबसे खतरनाक जो है ग्रुप है। दूसरा आतंकवादी ग्रुप है, मतलब आर्म्ड पूरा, मतलब है ना। दूसरा है वहां पे अंसारुल्लाह बांग्ला टीम। अंसारुल्लाह बांग्ला टीम दरअसल पाकिस्तान में एक संगठन बरेलवी विचारधारा मानने वाला एक आतंकवादी संगठन है अंसारुल्लाह, उसी का एक्सटेंशन है, तो उसको एबीटी बोलते हैं, अंसारुल्लाह बांग्ला टीम। और इन लोगों के राब्ते जो हैं अलकायदा के साथ में रहे बहुत पुराने समय से। सवाल ये उठता है, बरेलवी मकतबा फिक्र और अलकायदा, अंदाज़ा लगाइए इन्फॉर्मेशन का। वैसे इन्होंने ये कह देना है कि हमारी पैदाइश में भी आईएसआई का हाथ है, तो आईएसआई वालों ज़रा होशियार रहना इनसे कि क्यों और कैसे ये हो रहा है बांग्लादेश में। क्या ये सब एक सुनियोजित तरीके से हो रहा है? गत अगर एक साल के घटनाक्रमों पर नजर डाले तो यह साफ है कि अंतरिम रूप में सत्ता संभाल रहे मोहम्मद यूनुस ने भारत से दूरी बनाते हुए पाकिस्तान से रिश्ते अपने बेहतर किए, पड़ोसी मुल्कों से रिश्ते अपने बेहतर किए। पाकिस्तान में लगातार अस्थिरता के पीछे पाकिस्तानी सेना और खुफिया एजेंसी आईएसआई के ढाका में बढ़ते प्रभाव को माना जा रहा है। बांग्लादेश में आईएसआई खासकर युवाओं को कट्टरपंथ की ओर मोड़ रही है। जमात इस्लामी और इनकलाब मंच जैसे समूहों को जरिया बनाया जा रहा है। 18 दिसंबर को छात्र नेता उस्मान हादी की मौत के बाद फैली अशांति में भी आईएसआई का हाथ साफ साफ माना जा रहा है। और इसके पीछे न केवल बांग्लादेश में भारत विरोधी भावना को हवा दी जा रही है, बल्कि बांग्लादेश के लोकतंत्र को कट्टरपंथियों ने भीड़ तंत्र में स्थापित कर दी। छात्र नेता उस्मान हादी को पिछले हफ्ते शुक्रवार को ढाका में गोली मार दी गई। वे बुरी तरह घायल हुए। इलाज के लिए उन्हें सिंगापुर ले जाया गया, जहां गुरुवार को उनकी मौत हो गई। इसके बाद बांग्लादेश में हिंसा फैल गई। भालुका उपजिला के दुबालियापाड़ा में हुई दंगाइयों ने दीपू चंद्र दास की पीट पीट कर हत्या कर दी, शव को पेड़ से लटका दिया और जला दिया। बांग्लादेश में हिंदू युवक की भीड़ द्वारा हत्या के मामले में संदिग्धों में से 7 को गिरफ्तार किया गया है। ये जानकारी खुद बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके दी। हादी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। साथ में कल 2 दिन पहले एक माइनॉरिटी हिंदू के एक मेंबर थे दीपू, उनको भी मार दिया गया और फिर उनकी बॉडी को पेड़ से लटका दिया गया। और भारत विरोधी नारे भी काफी लग रहे हैं। शेख हसीना को लेके बहुत ज्यादा रोष है, आक्रोश है। ग्राउंड सिचुएशन क्या है, मुझे लगता है कि उसको भी थोड़ा सा जज करना जरूरी है। दूसरी बात, पाकिस्तान का जो बढ़ता हुआ इंपैक्ट है इस समय शेख हसीना के जाने के बाद, वो अचानक से कभी कभी ऐसा लगता है कि जैसे बांग्लादेश दोबारा से एक ईस्ट पाकिस्तान के रूप में निकल के आ रहा है। हो सकता है मेरा ही भ्रम हो, लेकिन मैं ये मान के चलता हूं कि बांग्लादेश के लोग और उनका जो कैरेक्टर है वो अभी भी सेकुलर कैरेक्टर है और वो इस ट्रैप पे नहीं आएंगे जहां पर वो अपने कंट्री को वापस एक फेनेटिसिज्म के अंदर लेके चले जाए। हम भी ये कामना करते हैं क्योंकि वो माइनॉरिटीज काफी हैं, करीब करीब 1.25 करोड़ हिंदू भी हैं वहां पर, तो काफी बड़ी संख्या है और हम नहीं चाहेंगे किसी भी किस्म की माइनॉरिटी क्लींजिंग भी वहां पर हो, जैसे कि पाकिस्तान में अब तक हो चुकी है ऑलमोस्ट। लेकिन इन हालातों के ऊपर जहां अमेरिका की चिंता भी है, हमारी चिंताएं भी हैं और इसके साथ बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हैं। इन कॉम्प्लिकेशन को समझने के लिए कि बांग्लादेश में क्या चल रहा है। तीसरे वहां पे जमात मुजाहिदीन है, एक तरीके से पाकिस्तान का प्रॉक्सी नेटवर्क है। चौथा हिफाजत इस्लाम है। ये ग्रुप बहुत इंटरेस्टिंग है। ये ग्रुप क्या है कि जमात का जब असर बांग्लादेश में बढ़ रहा था तो उस समय जमात के खिलाफ जो है देवबंदी ऑर्गेनाइजेशन शेख हसीना ने खुद खड़ा किया था और इसका जो काम करने का जो इलाका है वो चटगांव हिल ट्रैक से आईएसआई 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 हर तरफ इस वक्त भारत में आईएसआई आईएसआई हो रहा है। एक दफ़ा मेरे एक पैनल में ही डिस्कशन हो रही थी जिसमें इंडियन पैनलिस्ट भी थे, कुछ जर्नलिस्ट थे उनके, तो वो मुझे भी कह रहे थे कि तुम भी आईएसआई के एजेंट हो। तो मैंने उन्हें हंस कर कहा कि मैं रॉ का एजेंट तो नहीं हूँ, आईएसआई का हूँ, और अगर आईएसआई का मैं एजेंट भी हूँ तो ये मेरे लिए फ़ख्र की बात है। अपने मुल्क के लिए काम करना किससे बुरा लगता है। बहरहाल कहने का मकसद ये है कि इतना ज़्यादा खौफ है हमारी खुफिया एजेंसी का। और दूसरा, बांग्लादेश की बात करते हैं कि कंट्रोल हासिल कर लिया, तो क्या शेख हसीना को वहाँ से फ़रार करके भारत में आईएसआई ने भेजा था?
वहां पर तो उस वक्त डंका बजता था नरेंद्र मोदी का, जो कुछ फैसले होते थे वो दिल्ली से होते थे। यही तो वजह है ना कि बंगाली हर एक अपने प्रोटेस्ट में यही नारे मारते हैं, दिल्ली ना ढाका, ढाका ढाका, दिल्ली या ढाका, यानी फैसले हमारे दिल्ली से होंगे या ढाका से होंगे। फिर सारे जवाब देते हैं ढाका ढाका, यानी हमारे फैसले अब दिल्ली से नहीं होंगे। इतने तंग हैं वो तुम लोगों से, तुम्हारी करतूतों की वजह से, तुम्हारी हरकतों की वजह से। और इस वक्त पाकिस्तान उन्हें हर तरह से सपोर्ट कर रहा है, क्यों ना करे, हमारे भाई हैं, बेशक हमसे बिछड़ गए हैं लेकिन अब भी हम उनकी कदर करते हैं। और दूसरा, हमने ना एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग की, ना कभी पाकिस्तान में हिमायत की है और ना ही बांग्लादेश में करेंगे। और अगर बात की जाए तो सबसे ज़्यादा कहाँ पर ये कत्लो गारत होती है, तो सर फहरिस्त नाम ही भारत का आएगा। तो सुनते जाइए और इन्जॉय करते जाइए कि हमारे पड़ोस में वो जो हमारा कट्टर दुश्मन है, हमें अपना सबसे बड़ा दुश्मन कहता है, वहां पर आईएसआई का खौफ कितना है। है उसके आसपास का रहा है। और अब हिफाजत इस्लाम जो है वो एक तरीके से शेख हसीना का पाला हुआ इस्लामिक रेडिकल ग्रुप था, ताकि वो जमात इस्लामी को काउंटर कर सकें। उसके अलावा हिजबुल तहरीर है। तो इस तरीके से ये सारे जो आतंकवादी ग्रुप थे वो लगातार जो है इधर उधर तितर बितर हो रखे थे। आईएसआई ने जो मजेदार काम किया वो ये किया कि अगस्त 2024 के बाद में इन तमाम ग्रुप्स को एक छतरी के नीचे लाने की कोशिश की। कोई नाम भी दिया संगठन? नहीं, कोई जमात की ही छतरी के नीचे लाने की कोशिश की। और इन लोगों ने फिर क्या किया, जमात ने बहुत तेजी से, खासतौर पर सीमावर्ती इलाका जो है भारत के साथ में लगता है, जो राजशाही डिवीजन है, रंगपुर डिवीजन है, ढाका का खुद का बिल, उसके अलावा बेरिसाल का जो डिवीजन है ना, तो इन डिवीजन में जो मदरसे हैं उन पर तेजी से कब्जा करना शुरू किया। और जमात ने पिछले एक साल में खुद को इतना स्ट्रेंथन किया। और जो अगस्त 2024 में जब तख्ता पलट हुआ था तो बड़े पैमाने पे हथियारों की लूट हुई थी सिक्योरिटी फोर्सेस से। उसके अलावा पाकिस्तान से 2 कंटिजेंट हमको ये पता है इंटेलिजेंस के जरिए कि हथियारों के आए हैं बांग्लादेश। तो ये लोग अभी आर्म्ड भी है, मतलब ये पूरा का पूरा ग्रुप। और जमात एक तरीके से जो है वहां पे आईएसआई की प्रॉक्सी के तौर पर काम कर रहा है। आईएसआई किसी भी तरीके से चाहती है। भारतीयों के लिए ना सबसे बड़ी मौत यह है कि एक सर्वे के मुताबिक 57% लोगों ने अगले इलेक्शन में जमात इस्लामी को वोट करने का कहा है। और एक अमरीकी जो सर्वे है, जिसे भारतीय बड़ा ऑथेंटिक मानते हैं, उसमें बीएनपी को 33% और जमात इस्लामी को 29% लोगों ने वोट का कहा है। यानी जो दोनों बड़े सर्वेज हुए हैं, एक में जमात इस्लामी लीड लेती दिखाई देती है, दूसरे में जो सबसे मकबूल पार्टी है, या जिसके बारे में ये भारतीय क्लेम करते हैं, ये पूरी दुनिया क्लेम करती है कि उनका प्राइम मिनिस्टर होगा, उससे सिर्फ चंद % कम है मकबूलियत। यानी अगले जो इलेक्शंस होंगे उनमें दूसरी सबसे बड़ी पार्टी, या ये कहा जाए कि पहली सबसे बड़ी पार्टी चंद सर्वेस के मुताबिक जमात इस्लामी है। वो मौत है इनके लिए सबसे बड़ी। जमात जो है वो सत्ता में आ गई। बांग्लादेश किस तरीके से कट्टरपंथियों के हाथ में जा चुका है और किस तरीके से वहां पर लोकतंत्र नहीं भीड़तंत्र की स्थापना हुई है, और मकसद है आईएसआई का भारत विरोधी स्थिति को वहां पर पैदा करना। आमार सोनार बांग्ला कहा जाता था, आज लहूलुहान है पूरा बांग्लादेश, जल रहा है बांग्लादेश। और सबसे ज्यादा चिंताजनक स्थितियां ये हैं, एक समावेशी समाज था, लोकतांत्रिक समाज था, कट्टरपंथियों के हाथ में पूरी तरीके से जाता हुआ दिखता है। 16 दिसंबर को ऐतिहासिक विजय दिवस के मौके पर दोनों जगह हाई कमीशन में उत्साहपूर्वक पूरा का पूरा आयोजन होता है और 17 को हालात बदल जाते हैं महज 2 दिन के, 1 दिन के अंदर। क्या ये सुनियोजित साजिश है? पाकिस्तान अपनी झेप ऐतिहासिक हार को कहीं ना कहीं अलग अलग तरीके से उसका बदला लेने की कोशिश करता है। वीना सीकरी में जी, आपने बिल्कुल सही फरमाया कि जो हुआ अगस्त 2024 में, पिछले साल जब तख्ता पलट हुई और शेख हसीना जी बांग्लादेश छोड़ के भारत आ गई थी, ये एक कोई रेवोल्यूशन नहीं था, ये कोई एक स्टूडेंट्स अपराइजिंग नहीं था, ये कोई स्पॉन्टेनियस चीज नहीं थी। ये एक बहुत डिलिबरेटली प्लान्ड रिजीम चेंज ऑपरेशन था, जिसके पीछे पाकिस्तान और बांग्लादेश का जमात इस्लामी दोनों मिलकर उन्होंने किया था। और उनके और जो उन्होंने कोशिश की कि सारा सत्ता जो है वो जमात इस्लामी के हाथ में चला गया है। और मोहम्मद यूनुस जो है ढाला के नोबेल लॉरिएट हैं, जो भी हैं, लेकिन उनका काम बिल्कुल यही है कि वो जो जमात इस्लामी कहते हैं वो उनके बातों पे चले। और वाकई उन्होंने ये किया है कि उन्होंने सारे जो डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर्स हैं उनको अदल बदल करके उन्होंने जमात इस्लामी का रवैया बिल्कुल सामने ले आए हैं। और हमने यही देखा है कि वो जमात इस्लामी चाहता है कि उनकी सरकार इलेक्शंस में आए। ये जो है हम लोग एक सिक्योरिटी एंड पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव से देखते हैं नॉर्थ ईस्ट से, क्योंकि अभी हमने देखा है कि जिन्हें भी पाकिस्तान के लीडर हैं, आईएसआई के लीडर हैं, ये लोग जानते हैं कि डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन विद इंडिया विल ऑलवेज बी अ फेलियर। सो पाकिस्तान ऑलवेज स्पीक ऑफ 2 फ्रंट वॉर। तो 2 फ्रंट वॉर मतलब बांग्लादेश एंड पाकिस्तान, ये होने से इंडिया को थोड़ा प्रॉब्लम होगा। ये जो अब इतनी कंफ्यूजन का शिकार हैं ये भारतीय। आधे ये कहते हैं कि अमेरिका की CIA ने करवाया है, कुछ ये कहते हैं कि इसमें चाइना का रोल है, क्योंकि इस वक्त सबसे करीब जो है वो बांग्लादेश चाइना के, चाइना उन्हें हथियार भी फराहम कर रहा है, वहाँ पर इन्वेस्टमेंट के ऐलान भी कर रहा है। और बाकी जो रह जाते हैं वो कहते हैं कि पाकिस्तान है जी, पाकिस्तान ने तने तनहा जमात इस्लामी के साथ मिलकर रिजीम चेंज ऑपरेशन किया और शेख हसीना वाजिद का पूरा तख्ता उलट कर रखा।
आपस में इनके बयानात नहीं मिलते तो ये आईएसआई का क्या कुछ कर लेंगे। और पूरा एक हिसाब पर सवार है पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी इनके कि एक पूरे का पूरा मुल्क जिसमें 54 साल इन्होंने हुकूमत की, वहाँ पर ना होते हुए भी अपनी प्रॉक्सीज बढ़ाकर अब वो उनके हाथ से एक साल में क्या चंद महीनों के अंदर निकल गया। अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस वीडियोस के लिए उसे भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।